फ़ोन को घूरते हुए उसे पता नहीं कितने लम्हे हो गए थे, जब अचानक कॉल बेल की आवाज़ से वो एकदम चौंक पड़ी। हाथों में मौजूद मोबाइल उसने देखा, आईना व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर रही थी। नासमझी से आईना की प्रोफाइल पिक्चर को देखते हुए उसे याद आया कि उसे सिकंदर से पहले आईना को कॉल की थी और वो थी कि फ़ोन नहीं उठा रही थी। गहरा सांस लेते हुए बिना किसी कश्मकश में पड़ने के उसने फ़ोन उठा लिया। एकदम फ़ोन पे दूर आईना का चेहरा नुमादार हुआ। रमशा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि आईना ने 4 कॉल मार्क्स लगाया था। शादी की तैयारियां, और वो किसी भूतनी से कम नहीं लग रही थी। कहाँ थी तुम? मैं कब से फोन कर रही थी तुम्हें। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, सब ठीक रहा? पापा ने कुछ कहा? अंकल का मूड तो ठीक था? मामा का बीपी तो लो नहीं हो गया था? अरे कुछ तो बोलो, ऐसे टुकर टुकर क्या तुम मुझे देख रही हो? आईना की फराटे से जलती जुबान को ब्रेक तब लगी जब उससे रिमशा का खामोश मगर खोया खोया चेहरा देखा। रमशा ने एक बार फिर चौंक कर उसे देखा, पर नफी में सर हिलाते हुए होले से मुस्कुराकर उंगलियों को अपने चेहरे पर घुमाकर कहना चाहा कि क्या बात है, मतलब बड़ा मास्क वास्क लगाया है, शादी की तैयारियां श्यारियां। आनिया ने उससे घूरा। क्या हुआ, नहीं माने अंकल? ये क्या बात हुई? बाबा तो उनके दोस्त से। यार मिशी, तो इसका मतलब है? रमशा ने तासुब से सर हिलाते हुए जल्दी से मैसेज टाइप करते उसे भेजा। बेवकूफ़ लड़की, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मगर मुझे ये नहीं पता बाबा ने क्या जवाब दिया, क्योंकि खाने के दौरान ऐसी कोई बात हुई नहीं। तुम्हारी शादी की गुफ्तगू करते रहे, फिर ड्राइंग रूम में चले गए। सॉरी, मगर मामा ने भेज दिया और मुमानी के साथ कमरे में चली गई। मैसेज मिलते ही यानी ने फ़ौरन चेहरा झुकाकर फ़ोन पर आता रमशा का मैसेज पढ़ा। फिर मुंह बनाकर वो होले से बड़बड़ाई। राम कहानी लिखने की बजाय सीधा सीधा लिख देती, अभी कुछ नहीं पता। रमशा उसको तसल्ली देने के लिए होले से कुछ बोलना चाहती थी, मगर चुपचाप करके उसे देखने लगी। फिर उससे आईना को अपनी तरफ इशारा किया, मगर वो नहीं देख रही थी, तो उसे टाइप करना पड़ा। फिक्र मत करो यार, अगर ना आ सकी तो तुम और भाई आना ना, यहाँ हॉक्स पे चलेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। नहीं आऊंगी मैं, बाहर में जाओ तुम। इतना सभी नहीं कर सकती तुम। अपने बाप की लाडली होने का क्या फ़ायदा? तुमसे बात करना ही फजूल है। म्यूट मगरूर क्वीन ना हो तो। न रूठेपन से कहते हुए उससे खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। रमशा लपतपाए बंद होते फ़ोन को देखने लगी, फिर गर्दन मोड़कर उससे आईने में अपना अक्स देखा। हम्म सो ओ, ओ, तुम्हें पता है, रमशा को बोलना नहीं आता, अल्फाज को तोड़ तोड़ कर बोलती है, जोड़ना बेचारी मिस को होता है। रमशा, तु, 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 कैसे हो? यार कैसे बोल लेती हो, हमसे तो बोला नहीं जाता। यार तुम बोलते हुए रोती क्यों हो? इससे अच्छा मत बोला करो। बहुत से आंसू आंखों में जमा हो चुके थे, मगर उससे उन आंसुओं को कभी बाहर निकालने की गलती नहीं की थी। आंखों को जोर से सख्ती से बंद किए वो अपने आंसू पीछे धकेलने लगी। एक गूंगी, म्यूट स्पीकर, यार कोई गाना ही सुना दो। ओह, अरे तुम तो बोल ही नहीं सकती। फोन को मुट्ठी में सख्ती से पकड़े उससे अपने इर्द गिर्द आती आवाज़ों को अपने गिर्द हटाने की कोशिश की। हटाते हटाते एक गंभीर आवाज़ पे ठहर गई। तुम्हें पता है इस तरह जंगल में अकेले निकलने का क्या अंजाम होता है? पता भी है आपको? हेलो, मैं आपसे मुखातिब हूँ। उस उसीले लहजे में उसने अजीब सी अपनाहत महसूस की थी, जो अपनाहत उससे अपने माँ बाप के अलावा किसी की जुबान पे नहीं मिली थी। रुको, कहाँ जा रही हो? एक तो मुंह बंद करके खड़ी हो, रास्ते का पूछने लगा तो चल दी, फिर मुसीबत में फंसने का इरादा है। कलाई को उठाकर उससे अपनी नजरों के सामने किया। झिलमिलाती आंखों में उसका अक्स उभर कर आया था। लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। फिर बामुश्किल हिलते हुए धीरे से उसकी आवाज़ आई। सिक- सिकंदर। नमी टूटकर कलाई पे आकर गिरी थी। कमरे का सुकूत उसकी हल्की आवाज़ से टूट गया था। सिकंदर भा, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? श्याम माँ को अपने अंदर उंडेलते हुए सिकंदर ने सर उठाया, फिर होले से मुस्कुराकर ग्लास के कोने पर उंगली फेरते हुए बोला। यार, जब सवाल का जवाब तुम्हें खुद पता है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरे अंदाज के जवाब लेने का सबको क्यों शौक होता है? देखो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। सारे ड्यूज क्लियर करवा चुका था, जाने से पहले कहा था। अब हम तुमसे डील नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने कहा था कि अब हम ये काम कभी नहीं करेंगे। हमने तौबा कर ली है। ये कहा था तुम्हारे उस जंती यार ने। उसका नाम तुम अपनी गंदी जुबान से मत लो भा। सिकंदर का बॉडीगार्ड जो उसके साथ खड़ा था फौरन से गन बाहर निकालने लगा कि सिकंदर ने उंगली के इशारे से उसे रोका। वसीम के चेहरे पे तल्ख मुस्कुराहट आई। रुक क्यों गए? तुम कब से मेरी बातें सुनने लगे? मैं तो कब से मुंतजिर था कि अभी बोलूंगा,
और अभी ये गोली मेरे सर पर आकर लगेगी और मेरी बोलती बंद हो जाएगी। क्या करूं, आज मेरा मूड कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त है। तमस्साना अंदाज में कहते हुए वो ग्लास को साइड पे रखने लगा। फिर जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर उससे सिगरेट जलाया और गहरा कश लिया। खैर, तुम्हारे दोस्त का मैंने नाम भी नहीं लिया था, वहाँ भड़क गए तुम। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। मैंने चलो मान लिया, किसी से ज़बरदस्ती करवाने वाला बंदा थोड़ी हूँ। अगर वो नशे की लत छोड़ना चाहता था तो उसका राइट है, मैं किसी का उससे राइट नहीं छीनता। मगर तुम लोगों ने। एक और कश लेते हुए उससे धुआं उसके मुंह पर फेंका। वसीम एकदम पीछे हुआ। लंबा हाथ मारने का सोचा। बहुत बोल रहे हो ना, जानता हूँ किसका हाथ है तुम्हारे सर पर। जब ही तो सिकंदर भाग के सामने ये फराटे भर जुबान चल रही है। वसीम चौंका। एशट्रे पे सिगरेट को मसलकर उससे अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा। मेरी मानो बच्चे, इस खेल में मत कूदो, वरना वरना क्या, यही कि बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी फैमिली को कुछ हो जाएगा, मेरा जिंदा वजूद कब्र में उतार दोगे। बहुत सुन ली तुम्हारी धमकी, मुझे कुछ होएगा तो पुलिस का शक सीधा तुम पर जाएगा। एकदम सिकंदर कहकर लगाकर हंस पड़ा। ओह, तो ये वजह है निडरपन की कि मैं पुलिस के डर से तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हाय अल्लाह, सुन रहे हो खान रफीक, ये कल का बच्चा हमें बता रहा है कि हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओहो यार, मैं तो डर गया। उसकी हंसी से अजीब सा खौफ वसीम को आया था, मगर अपने आप को काबू करते हुए उससे नफरत से सर झटका। जाओ बच्चे, क्या याद करोगे तुम? तुम्हें छोड़ दिया, ये अजीम एहसान है सिकंदर हदीद आलम का तुम पर। वसीम ने हैरत से सर उठाकर सिकंदर को देखा। वो अब खड़ा हो चुका था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अजीब शैतानी मुस्कुराहट। क्यों डर गए पुलिस से? बेखौफी से बोलते हुए वो भी उठ खड़ा हो गया। सिकंदर ने अबरू उठाकर उसे देखा, फिर होली से हंसकर कहते हुए उसकी तरफ आया। वसीम यकदम पीछे हुआ। सिकंदर एक बार फिर हंस पड़ा। मुझे कहते हो कि मैं डर गया, जबकि हवाइयां तो तुम्हारी उड़ी हुई हैं। वो उसे एक लम्हा देखता रहा, फिर दूसरे लम्हे शैतान का रूप बाहर आया और उसकी गर्दन दबोचते हुए दीवार के साथ लगाए वो धीमी आवाज से घुराया। ये था सिकंदर का रूप, पल में तोला पल में माशा। वसीम बच्चे, हम आपके बाप हैं, इस खेल में आप नए नए हैं, जबकि हम इस खेल के बादशाह हैं। जीत भी हमारी मर्जी से होगी और हार उससे गिरफ्त मजबूत ही वसीम से सांस लेना मुश्किल हो गया। भी हमारी मर्जी से होगी। उसने उसकी गर्दन को छोड़ दिया। वसीम ने तड़प कर अपनी गर्दन पकड़ी और खांसने लगा। नज़ीर, छोड़ाओ इसे और इसे बता देना, हमारी मुलाकात की अगर जरा सी भनक पुलिस वालों को पड़ी तो किसी का तो नहीं, कम से कम इसके सगे भाई के टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। सिकंदर दुखती रग पर हाथ रखना खूब जानता था। कमीज की कॉलर को दुरुस्त करके उससे चेहरे के तासुरात नॉर्मल किए थे। वो कमरे से चला गया था। आपने मुझे क्यों नहीं बताया डैड? वो शख्स इतने सालों से आप सबको टॉर्चर कर रहा था और आप सब चुपचाप सहते रहे। उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया आपने? बेटे की बात सुनते ही हदीद साहब पहलू बदल कर रह गए। अखबार को पकड़े वो किसी अहम न्यूज़ की बजाय बड़े शहर को घूरने लगे। डैड, आप मेरी बात सुन रहे हैं? कल भी आपने मुझे कहा कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं कल चुप इसलिए था क्योंकि आप उस वक्त मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। जब तक सिकंदर नामी पहला इस दुनिया में है, मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? उन्होंने कहते हुए सांस लिया गहरा और अखबार को फोल्ड करके टेबल के सामने फेंका। उन्हें पता था उनका बेटा उन पर क्या है। वो मुकम्मल बात किए बगैर यहाँ से नहीं हटेगा। उसकी तरफ देखा जो हाथों की उंगलियों को बाहर मिलाए, एक टांग घुटने पर रखे अपने पैरों को गैर महसूस अंदाज में हिला रहा था। उसकी इस शराबी कैफियत जाहिर करती थी। तो उस बला को ख़त्म क्यों नहीं कर देते आप? उसकी सर्द आवाज़ पर हदीद आलम साकित हो गए। हैरत और बेयकीनी से तकते हुए उन्हें समझ नहीं आई उस बात का क्या जवाब दें। डैड, आप तो जस्टिस हैं। आपने खुद कहा था इंसाफ पहले, बाकी चीज़ें बाद में। और आपने ये भी कहा था कि अगर जुर्म करने वाला आपकी अपनी औलाद भी हुई तो आप उसे सजा देने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। वो तो लाजवाब होकर रह गए। ये नहीं था कि वो अपनी बातें भूल गए थे, बल्कि उन्हें अपने बेटे के अंदाज और बातों ने तंग कर दिया था। तुम्हारी बात 100% दुरुस्त है फारूक, मगर इस मामले में बहुत बेबस हूँ। ये नहीं कि वो बदकिस्मती से मेरा खून है, बल्कि इसलिए कि उसे सज़ा दिलाने पे और ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी में भूचाल आएगा, बल्कि तुम लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। और मैं किसी सूरत ये अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी डोर बहुत मजबूत है
उसे सजा दिलाना इतना आसान और जुर्म का खात्मा होना आसान होता तो कब का दिला चुका होता। वही बात, एक तरफ आप कह रहे हैं इंसाफ की रो में आप कुछ नहीं देखेंगे, बस फैसला कर देंगे। आप उस वक्त अपने कान और आंखें बंद कर लेंगे, जबकि दूसरी तरफ आप डर रहे हैं अगर आपने एक्शन लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मुझे उसके खिलाफ कोई सबूत मिलता भी तो नहीं है यार। ऐसे मुंह उठाकर फैसला कैसे सुना दूं? पूरी दुनिया उसे बदमाश कह रही है, मगर ड्रग माफिया अभी तक कंसीडर नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। बदमाश को जेल की जीनत कुछ दिन के लिए बना सकते हैं, वो भी तब जब वो कोई जुर्म करे, छोटा मोटा जुर्म, और सिकंदर भा उससे भी क्लियर हो जाते हैं। ऊपर से वो स्टूपिड सोशल सर्विस से मुलविस हो गया कि जहां आधी कौम उससे नफरत करती है तो आधी कौम उस पर जान भी लुटाती है। फारूक उन्हें देखता रहा, फिर पुरसोच अंदाज से कदर मुड़कर देखा जहाँ मिसेस हदीद आलम और उसकी बहन गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। गार्ड गेट को धकेलकर उसे खोल चुका था। सूरज की रोशनी से गाड़ी के शीशे चमक रहे थे। बहन की शक्ल को देखते अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। जब उसने अपसेट से बैठे बाप को देखा। बाबा, सिकंदर की कोई कमजोरी है? हदीद आलम ने बेटे की अजीब सी बात पर चौंक कर उसे देखा। कमजोरी? जी बाबा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसकी कमजोरी ना हो। जहां तक मुझे मालूम है उसकी कमजोरी उसकी माँ थी। उसकी माँ कहने पर हदीद आलम के तासुरात मज़ीद अजीब हो गए थे। मगर वो तो जिंदा नहीं होगी, है ना? कहना क्या चाहते हो? हदीद आलम की आवाज़ सपाट थी। अगर हम सिकंदर की कोई कमजोरी पकड़ लें, डैड तो वो खुद को सरेंडर कर देगा। आई एम 100% श्योर। ना सिर्फ सरेंडर कर देगा बल्कि अपने जुर्म का एतराफ़ भी करेगा। इस तरह ना सिर्फ हम सब इस बला से टल जाएंगे, बल्कि आपके लिए भी फैसला करना आसान हो जाएगा। सिकंदर की कमजोरी सिर्फ उसकी माँ और बहन थी, मगर वो इस दुनिया में अब नहीं है। अगर होती भी तो मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता था जैसे तुम सोच रहे हो। लिहाजा इस मामले को कुछ देर के लिए छोड़ ही दो। टांग को घुटने से हटाकर वो नफ़ी में सर हिलाते हुए झुका। नहीं डैड, अब नहीं तो कभी नहीं। है, मैं ज़रा अपने कुछ काम निपटा लूँ, आपसे शाम को मुलाकात होती है। हदीद आलम ने सर हिलाकर हिफार से मुतल्ला करने का इरादा तर्क करके बेटे के साथ ही उठ खड़े हुए और अंदर की राली। बाप, मन रक्सम, रक्स करो ऐसे जैसे कोई देखे ना, इश्क करो ऐसे जिसमें टूटने का खौफ ना हो, गाओ ऐसे जैसे कि कोई सुन ना रहा हो, और जियो तो ऐसे कि ज़मीन ही गोया जन्नत बन गई हो। हदाद की आंख दरवाजे की तेज सक्सक से खुली। दरवाजे को दस्तक देने की बजाय कोई उसे पीट रहा था। अंदाज में उजलत महसूस हुई थी। नीम तारीख कमरे को वो कुछ देर के लिए घूरने लगा, फिर हिम्मत करके वो उठा। दस्तक देने वाले के हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो समझ गया कि कौन है। कंबल अपने गिर से हटाकर उसने अपने सर पे हाथ फेरा और बिस्तर से उतरकर चप्पल पहनी। कमीज के ऊपरी बटन को बंद करता उससे आगे बढ़कर लाइट जलाई। पूरा कमरा रोशन हो गया। कमरे की रोशनी सीधा उसकी सुर्ख आंखों में पड़ी तो उससे दर्द से आंखें बंद की। फिर उसे आनिया की आवाज़ सुनाई दी। हानी चाचू दरवाज़ा खोले। सर तासुब से हिलाते हुए उससे जाकर दरवाज़ा खोला तो आनिया तेज़ी से अंदर दाखिल होते हुए हदाद से टकराई। उसका तो सर ही चकरा उठा। अगर हदाद उसे बर वक्त न संभालता तो उससे गिर जाना था। क्या हुआ है? ऐसी क्या आफत आ गई थी कि तुम्हें इस तरह आना पड़ा? हस्बे मामूल हदाद सर लहजे में बोला था। उफ, एक तो आपका जिस्म पत्थर का है, चाचू मेरा तो सर ही घूम गया। वो अपने चाचू को घूरकर अपने सर को होले से दबाते हुए बोली। हदाद मुड़ गया। आगे बढ़कर साइड टेबल से उससे ग्लासेस उठाई और पहनी। बोलो, किस वजह से आई हो? हदाद ने इतना कहा और आनिया को याद आया कि वो किस मकसद की वजह से यहाँ आई थी। हंसकर कहते हुए वो सीधा हदाद के साथ लग गई। चाचू, ओ चाचू, आप बिलीव नहीं करेंगे मैं क्या खबर लाई हूँ। उफ, आप सुनेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे। हदाद ने चौंक कर उसे देखा, फिर उसे अलग किया। क्या हुआ है? मिशी आ रही है चाचू। उफ, आई कांट बिलीव इट। और ये जो कुछ भी हुआ है ये सब आपकी वजह से, वरना तो पापा की हिम्मत नहीं थी कि वो वहां जाकर उन्हें कन्विंस करें। अर्थात उसकी बात सुनते हुए हादसा खुश हुआ था, मगर उससे जाहिर नहीं किया था। गहरा सांस लेते हुए उससे धीमी आवाज में कहा। चलो, कुछ तो अच्छा काम किया मैंने जिंदगी में। उसका लहजा हादसा तल्ख हो गया। आनिया हदाद को देखती रही, फिर अपने चाचू को दोनों बाजू थाम कर बोली। चाचू, आप बहुत बेस्ट हैं। आपको नहीं पता आप हम सब के लिए क्या हैं। खुद को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दें। आज आपकी वजह से देखें, मिशी आ रही है, पुप्पो आ रही है।
जिन्होंने सालों इस घर पर कदम नहीं रखा था, जिसमें हमारी मुलाकात न होने के बराबर हुई थी है। आज वो 1 हफ्ते के लिए आ रही हैं, तो किसकी वजह से? आपकी वजह से। अपनी अहमियत जाने आप। हठात उसे सपाट नजरों से देखता रहा, फिर उसका हाथ हटाकर बोला, हो गया तुम्हारा। आज तो मैंने तुम्हारी ये सारी बातें सुन ली, आइंदा मैं लिहाज नहीं करूंगा। आनिया उसके सख्त लहजे पर मुंह बसोर के रह गई। क्या बनेगा उसके चाचू का? कब वो नरम होंगे? उन्हें अपनी तारीफें क्यों नहीं अच्छी लगती? चले नहीं बोलती है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए ना। क्यों? तैयार किस खुशी में होना है? उससे पर्दे हटाए, खिड़की से सुबह की रोशनी कमरे में आने लगी। वो इस बात के चक्करों में असल बात भूल गई मैं। बोलो। खिड़की को उससे खोल लिया। असल में घर में गाड़ी है, पर छोड़ने वाला बंदा भी नहीं है। तो क्या आप शरीना को हॉस्पिटल छोड़ सकते हैं? हठात तेजी से मुड़ा। एकदम आनिया गड़बड़ा गई। चाचू, बस 15 मिनट का फासला है। तुम्हें किस लिए सिखाई है बड़े भैया ने? तुम क्यों नहीं छोड़कर आती? मैंने कहा था, पर अम्मी अजीब कहती हैं। अब मैं मायूं में बैठ गई हूँ। 10 दिन घर से बाहर निकलना मेरा ममनू है। अर्थात उसकी बात पर झुंझला गया। आनिया, तुम्हें पता है मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता, इसलिए मुझे पुश मत करो, जाओ यहाँ से। चाचू। आनिया, जाओ, उसे छोड़ कर आओ। भाभी की अजीब बातों को इग्नोर करो। जाओ। बोलना मैंने कहा है। मगर चाचू। आई सेड आनिया, गो फ्रॉम हेयर। जाओ, छोड़ कर आओ, वो हमारी मेहमान है। देर करवाना अच्छी बात नहीं है। ऊंची सख्त आवाज में कहता सीधा वॉशरूम में चला गया। आनिया ने गहरा सांस लिया। आप कभी ठीक नहीं होंगे चाचू, अगर ऐसा चलता रहा। वो मुड़ गई और नीचे आई, जहाँ फाइल को पढ़ती लाउंज में उसका इंतजार करती शरीना ने एकदम उसके कदमों की आवाज़ पर सर उठाया था। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव पढ़कर वो समझ गई कि बात न बन सकी। सॉरी यार, वो बहुत गुस्से में थे। क्योंकि मेरी वजह से लिहाज कर रहे थे, वरना इस बात पर तो कब का हंगामा हो जाना था। शरीना ने सर अस्वाद में हिलाया। कोई बात नहीं, उनको बस नॉर्मल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और मुझे उनका सेल्फ कंट्रोल तुम्हारे लिए अच्छा लगा। अब ये सब पे अप्लाई होना चाहिए। खैर चलो, तुम छोड़ो। अब मुझे पहले देर हो रही है, बाद में इस बारे में सोचते हैं। शरीन, मुझे नहीं लगता चाचू कभी नॉर्मल ज़िंदगी में आ सकेंगे। शरीना ने अपना बैग उठाया और कंधे से लगाकर उससे एक लम्हे के लिए आनिया को फिर ऊपर देखा। कोशिश करने में क्या हर्ज है, और मायूसी कुफर होती है। नाउ चेयर अप। ये भी तो सोचो, उनकी वजह से रमशा आ रही है। वैसे इस खबर से उनके चेहरे के उतार चढ़ाव देखे तुमने? आनिया का मुंह और लटक गया। कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे सख्त गुस्सा आया। दिल किया उन्हें सुना डालूं। बेहिस्सी की भी कोई हद होती है। अच्छा छोड़ो, रमशा आएगी तो देखना, खुद इस कमरे से बाहर निकलेंगे, बल्कि खुश भी होंगे। चलो बहन, क्यों मुझे मेरे बॉस से डांट पड़वाना चाहती हो? कमरे में छठे बार दस्तक देने के बाद माँ ने फैसला किया, अब दरवाजे को चेक करें। आखिर मामला क्या है? अमूमन वो तीसरी दस्तक पर उठ जाया करता था। उसकी नींद कच्ची थी, मगर उसके नो रिस्पॉन्स ने उन्हें परेशान कर दिया था। जहन में आई सोच को बार बार झटकते वो डुप्लीकेट चाबी लाई और दरवाज़ा खोला। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। माँ ने बेटे का नाम ऊंची आवाज़ में लेते हुए अंदर दाखिल हुई और आगे बढ़कर कमरे के पर्दे हटाए। पर्दे हटाने के बाद वो कंबल में दबके वजूद को देखते हुए आगे आई और उसे एक बार फिर पुकारा। आज तबीयत तो ठीक है? सीरत ने बताया तुम स्कूल नहीं गए और कमरे में दस्तक देती रही। ज़ारोन, उन्होंने बेटे के चेहरे से कंबल हटाया। तुम्हारे पापा ने कहा ज़रूर तुम्हारी तबीयत खराब होगी, वरना स्कूल से छुट्टी नहीं करते। कुछ दिन से चुप चुप भी हो। उठो चंदा। माँ ने बेटे की पेशानी से बाल हटाए। एकदम बच्चे का वजूद कांपने लगा, जैसे उसे सख्त ठंड लग रही थी। सोनी जान, ज़्यादा तबीयत खराब है, आंखें खोलो। बेटे ने कंबल को भींच कर अपना मुंह छुपा लिया। वो पहले भी कांप रहा था, मगर कंबल हटाने से तो उसकी और हालत गैर हो गई थी। फिर उससे कांपती आवाज़ में कहा, अम्मी, पंखा बंद कर दे। तुम्हारी तबीयत तो ज़्यादा खराब लग रही है, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। एकदम बच्चे की कानों में आवाज़ गूंजी। डॉक्टर के पास जाओगे तो जेल चले जाओगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा तुमने सबसे कीमती चीज़ इस्तेमाल की है। फिर वो तुम्हें मार मार कर तुमसे वो शे लेंगे, मगर तुम्हारे पास तो वो नहीं होगा। फिर वो तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम उन्हें वो हवाले नहीं कर दोगे। तड़प कर कंबल हटाकर उससे माँ को रोका। अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ ने मुड़कर देखा तो बेटे की आंखों ने उन्हें खौफसदा कर दिया। उसकी आंखें सुर्ख तरीन हुई थीं और आंखों के पट्टे सूजे हुए थे, जैसे वो रोया हुआ था। सोनी, तुम्हारी तबीयत? उस एकदम से सर्दी लगने लगी। बिना जाहिर किए उससे कंबल अपने गिर्द
फैलाया। अम्मी डॉक्टर को ना बुलाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सोनी, तुम्हारी आंखें। कुछ नहीं हुआ। मैं बाबा को कॉल करती हूँ। अम्मी बोला ना मैं ठीक हूँ। अब की बार वो चिल्लाया। माँ बेटे के अंदाज से दंग होकर रह गई। ये सरून ही था। उन्हें समझ नहीं आई उससे क्या हुआ है। वो खामोशी से उसे देखने लगी, फिर उसके पास आई। मुझे सोने दे अम्मी, मैं ठीक हो जाऊंगा शाम तक। इतना कहकर वो कंबल में अपना मुंह घुसा कर लेट चुका था। माँ पहले बेटे को देखती रही, फिर आगे बढ़कर उसके सर को चूमते हुए सीधा उसके बाप को कॉल करने लगी। उसके मना करने के बावजूद। मामा, कहाँ जा रही हैं आप? सिकंदर एकदम कॉल खत्म करके मेन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, जब पीछे से आती भक्त की आवाज़ पर चौंका और बेख्तियार मुड़ा। भक्त आवर नीली शलवार कमीज में आम से उलिये में तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरती उससे पुकार रही थी। बख्त, आराम से स्लिप हो जाओगी। सिकंदर ऊंची आवाज़ से बोला। भक्त सुने बगैर तेजी से उतरती और उस भागते हुए उसके पास आई। आराम से बच्चे। तोबा मिस्टर केरिंग, फ्रैंक, कहाँ जा रहे हैं? उसकी बात पर सिकंदर ने आंखें बेख्तियार घुमाई। ये पूछने के लिए पागलों की तरह नीचे आई हो? आप जीन्स शर्ट की हुलिये में किसी स्पेशल जगह पे जाते हैं तो कहाँ जा रहे हैं? और मामा, आप शायद भूल गए, आज दोपहर को आपने मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था। सिकंदर ने अपनी हुलिये को देखा। ब्लू फेडेड जीन्स, ब्लैक टी शर्ट जिसकी लॉन्ग स्लीव्स को पीछे किए गिरबान में सनग्लासेस दिखाए। वो अपने मामूली हुलिये से हटकर चार्मिंग लग रहा था। अपनी शेव को उंगली से खरोच कर उससे वक्त की बात पे गहरा सांस लिया। आई नो स्वीटी पाए, मगर डियर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। एक मेरी गोल्फ कोर्स में है और दूसरा बॉक्सिंग सेंटर। बस मैं ये काम निपटा लूँ, दोपहर तक कोशिश करूँगा आने की। अगर ना आ सका तो शाम को चलेंगे। वक्त का मुंह बन गया। सॉरी बच्चे, मीटिंग। मगर मामा, रात को आपने पार्टी में जाना है और कल कल तो आप सिंगापुर के लिए निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है, रात की पार्टी कैंसिल। खुश? अपने बच्चे के लिए इतना तो कर सकता हूँ मैं। रात तो इतनी बोरिंग होती है। खुश ना होना नाशुक्री लड़की। सिकंदर ने मसनूई गुस्से से कहते हुए उसके सर पर चिपट लगाई। तैयार रहना शाम को। और हाँ, आज बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जानती हूँ, मुल्क के हालात भला भला। एक तो मामा, आप मेरे लिए हद से ज्यादा पोसेसिव हैं। आपकी बीवी ने तो जलकर खाक हो जाना है। तुम्हारे अलावा तो मेरा है ही कौन। खैर चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। उससे गाल थपथपाकर वो चल पड़ा। वक्त ने वॉल क्लॉक को देखा जहाँ सुबह के 11 बज रहे थे। वही टाइम रॉफ हाउस के अंदरूनी लाउंज की घड़ी में बज रहा था। अम्मी अब्बू मामू मामानी को सी ऑफ करने एयरपोर्ट गए थे। उसे तो यकीन नहीं आया था कि उसके अब्बू मान गए थे। ऐसे कैसे एकदम से उन्होंने हामी भर ली थी। हैरत का मुकाम था। अब्बू बहुत मुश्किल से राज़ी होते थे और अनएक्सपेक्टेड चीज़ों पर तो जल्द ही राज़ी हो जाते थे, जैसे उसका इस्लामाबाद का ट्रिप। उफ, बाबा तो सुनकर ही आग बगोला हो गए थे। ठीक ठाक सुना भी डाला था अम्मी को। उनकी ऊंची आवाज़ में रमशा की जान निकल गई थी। मगर जब उन्होंने छत पर रोते रमशा को देखा तो अचानक बिन कहे अम्मी का पैगाम आया कि वो जा सकती है, मगर वो एक एक मिनट की खबर देती रहेगी। वो अल्लाह की इस मेहरबानी पर हमेशा दंग रह जाती थी। बिन कहे उसकी हर मुराद पूरी हो जाती थी। काश जो हो जाती है वो भी उसका अल्लाह बिन कहे पूरा करते और उसका नाम लेने की ज़रूरत भी ना पड़े। दिल की एक एक धड़कन उसी का तो नाम लेती है, सिकंदर हदीद। उसका नाम सोचते अचानक लबों से तबस्सुम बिखर जाता था। वो भी तो लाहौर में मुकीम है। एक बार फिर वो उन काली सर्द आंखों में देखना चाहती है जो उसकी तरफ सवाए गुस्से के अलावा उठी नहीं थी। अजीब सा शख्स था, बदनाम तरीन मगर सिफत शरीफों वाली। सर उठाकर उससे अपनी कलाई को एक नज़र देखा। नजरों में वही साया लहराने लगा। वो काली शलवार कमीज में मलबूस मर्दाना वजाहत से भरपूर उसके ऊपर झुका उसे झंझोड़ने की भरपूर कोशिश कर रहा था। आंखें खोलो लड़की। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? अरे उफ यार, क्या करूँ मैं? मिशी, एकदम रमशा डर कर उछली जैसे किसी ने उसकी सोच को रंगे हाथों पकड़ लिया हो। शीशा का हैरत ज़दा चेहरा देखकर उसकी जान में जान आई। मैं कब से दरवाज़ा बजा रही हूँ और मैडम किसी और दुनिया में गुम है। कहाँ खोई हुई थी? रमशा का दिल किया उसे ढेर सारी खालियों से नवाजे, डरा के रख दिया था। उससे कुशन उठाया और जोर से उसकी कमर पे मारा। अरे क्या हुआ, इतना गुस्सा किस बात का? जान निकाल दी थी मेरी। उससे हाथ को दिल पर रखते हुए आंख से बावर करवाया। दिल तो बहुत कर रहा था मुंह तोड़ दे। जान तो तुम्हारी उस बाह में अटकी हुई है, सुना है?
मज़ीद कारनामे अंजाम दिए मुहतरम ने। रमशा ने आंखें घुमाई और एक बार फिर क्वेश्चन उसके मुंह पर मारा। ज़रूर तुम्हारे उस सहाफ़ी भाई ने कुछ बकवास की होगी। इशारे से समझाती शीज़ा को वो सह लगी थी। तौबा तौबा, शर्म नहीं आती राहिल को मेरा भाई कहते हुए। मर जा, बल्कि तुम्हारा वो बाहर डूब कर मर जाए। रमशा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो पैर चप्पलों में घुसाती उठ खड़ी हुई। अरे अरे, ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाने आई हूँ और मैडम उठकर जा रही हैं। रमशा अनसुनी के किचन में आ गई। वैसे कल तुम्हारे मामू आए थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं तुम्हारे अब्बू ने टाटा बाय बाय तो नहीं कर दिया उन्हें। रमशा ने फ्रिज खोला, उससे देखा, फिर दोबारा फ्रिज में झुक गई। अच्छा बताओ ना यार, सॉरी तुम्हारे भाग्य शान में गुस्साही की, बोलो भी। रमशा ने फ्रिज बंद किया, फिर मुड़कर उससे बड़ा सा पास्ता बाउल निकाला और साथ में ऑरेंज का जूस का डब्बा। वाह, रात का बना था क्या? आंटी के पास्ता की तो मैं दीवानी हूँ। अब मुंह जरा कम फुलाओ और मुझे सारी अपडेट दो। रमशा ने प्लेट रखी है, मुझसे देखा। ग्रेट शॉट सैकी। बॉल सीधा होल के करीब गई तो पीछे से आसिफ सदीक की आवाज़ पर सिकंदर बेख्तियार घूमा। ग्लास सिस में उसकी आंखें छुपी हुई थीं, इसलिए वो उसकी तनसे निगाहों को नहीं देख सका। खुलकर मुस्कुराते हुए सिकंदर बोला। तुम्हें कोई शक था सिकंदर पे? आसिर उसकी बात पर हंसा। अरे नहीं यार, मैं तो वैसे ही तंग कर रहा था। तुम्हारी सलाहियतों पे मुझे बिल्कुल भी शक नहीं, होना भी नहीं चाहिए। गोल्ड स्टिक को थामे वो कैसी शाने बेनियाजी से आगे चलने लगा। आसिर ने तासुब से सर हिलाकर उसके पीछे चल दिया। वैसे तुमने इतनी दूर नुमान के क्लब में मीटिंग क्यों रखी? और भी बहुत से क्लब थे हमारे घरों के करीब, तुम्हारा वक्त बच जाता। स्पॉट पे पहुंचकर उसे सिकंदर को कहा था, जो स्टिक को थामे बॉल को फिर उसके थोड़े से फासले पर होल को बड़े गौर से देख रहा था। उसका चेहरा हर एहसास से आई था। उसकी बात सुनते हुए बोला। तुम्हें मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी करनी चाहिए। उसकी बात पर नुमान चौंका। मतलब? सिकंदर ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, जो उससे 2 इंच के फासले पे खड़ा उसे चूमते हुए देख रहा था। सुना है बड़ी पार्टी तुम्हारे हाथ लग गई है। उसकी इतनी कहने की देर थी कि सिकंदर का चेहरा सफ़ेद हो गया। ऊपर से सूरज की तपती रोशनी ने अलग कमाल दिखाया था। उसके तो पसीने ही छूट गए थे। सिकंदर ने बिलाहिर बॉल होल के अंदर डाल दी तो मुड़कर उसके लाजवाब चेहरे को मुस्कुरा कर देखने लगा। वो सिकंदर की नज़रों को नहीं देख सकता था, मगर उसके अंदाज से पता था कि वो किस नज़रों से उसे तक रहा है, और वो अंदर ही अंदर उन नज़रों से खाइफ हो रहा था। बहरहाल उसे खुद पे काबू तो पाना था। खुद को संभालते हुए उससे गला खंगारते हुए कहा। कौन सी पार्टी? सिकंदर ने उसे ऐसे देखा कि बस कर डरामे शहजादे। मेरा मतलब कौन सी वाली पार्टी की बात कर रहे हो सैकी? जिस पार्टी से तुम्हारी जेब ज्यादा गर्म हो रही है, उस वाली की बात कर रहा हूँ। यार क्या इधर उधर की बात कर रहे हो सिकंदर? ये बताओ वक्त। इससे पहले आंसर आगे से कुछ कहता, सिकंदर ने स्टिक उठाकर सीधा उसके मुंह पे मारी और वो एकदम लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। सर ऐसे घूमा कि दिमाग ही हिल कर रह गया। आंखों में तो अंधेरा ही छा गया था। जुबान कोहराने या चिल्लाने की बजाय गुम हो गई थी, क्योंकि सिकंदर ने उसके मुंह पर जो मारा था। ओह, सो सॉरी यार, मुझे मक्खी तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दी थी। हाय, ज्यादा तो नहीं लगी? वो स्टिक को पकड़े नीचे झुककर उसके जख्मी चेहरे को देखते हुए बोला। उससे ग्लासेस उतारे तो उसकी सुर्ख आंखें दिखाई दी। उसके अंदाज से लग रहा था वो उसे कच्चा चबा जाएगा। आसिर के गार्ड सूर खड़े सिकंदर के बंदूक से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्हें अगर मालूम होता कि किस तरह की मीटिंग हो रही है तो फौरन इस तरफ आते, मगर आने से क्या होता। सिकंदर के आगे वो सब चूंटी के बराबर थे। अपनी गंदी जुबान से मेरी बच्ची का नाम भी मत लेना। सर धीमी आवाज में वो बोलता उसका बाजू पकड़कर उठाने लगा, जो तकरीबन बेहोश होने को था। मुंह से निकलते खून ने उसके कोट को गंदा कर दिया था। आंखें थोड़ी सी खुलती फिर बंद हो जाती। बाजू छोड़कर उसने उसका कोट पकड़ा और उसकी बंद होती आंखों को देखते हुए बोला। मेरी बात बीच में काटने वालों को मैं काट कर रख देता हूँ, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। मगर तुम मेरे यार हो, लेकिन जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे टुकड़े करके उन सराखों में घुसा दूँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरा माल उस कुत्ते को बेचता है। इतना सस्ता समझा है मेरे माल को, बोल कमीने। अब की बार वो धीमी आवाज से घुराया। उससे तो बोला नहीं जा रहा था। दर्द ने तो पहले से कमाल किया था।
ऊपर से सिकंदर के दबोचने ने तो मस्जिद रंग में भंग डाल दिए थे। बची कुची हिम्मत तो रफू कर हो गई थी। सिकंदर, चुप। आगे से कोई भी सफाई पेश की तो सारे लिहाज भूल जाऊंगा। ऊपर से उससे उसका जबड़ा पकड़ा। तुम लड़कियों को मॉल बेच रहे हो। मेरे असूलों के खिलाफ जाग के उससे गिरफ्त सख्त करते हुए तेज आवाज में कहा। तुम सालों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। उससे उसको झटके से छोड़ा। वो तवाज़ुन न रख सका, सीधा नीचे गिर गया। वार्न कर रहा हूं मैं तुम्हें, वो भी इसलिए कि तुमसे बदकिस्मती से बहुत फायदे हैं और सिकंदर कभी अपने फायदे से आंख नहीं फेरता। सुधर जाओ, वरना पूरे खानदान का कफन तैयार करवा लेना। उससे फ़ोन अपनी जीन्स से निकाला और नंबर मिलाकर कानों से लगाते हुए बोला। हाँ, बात सुनो, जल्दी से इधर आओ। आजिर को एकदम चक्कर आ गए थे। वो सीधा मुंह के बल गिरा है। हाँ, फौरन जो कह रहा हूँ वो करो। सीधा फ़ोन बंद करके उसे जेब में रखा और उसे हकारत से देखता अपनी नज़रों के साविये बदलकर उनके आने का इंतज़ार करने लगा। ये थी सिकंदर हदीद आलम की पहली मीटिंग।